और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। साउथ गोवा में शाम को जनसभा संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा में 7 मई को होना है मतदान। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अगले 5 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और इन राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करेंगे। शाम 7 बजे दक्षिण गोवा में जनसभा करेंगे। रात को पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में रुकेंगे। अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में जनसभा करेंगे। रविवार को दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ में पीएम की रैली है। रविवार को ही दोपहर 3 बजे देवनगिर में और शाम 5 बजे बेल्लारी में पीएम जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का फोकस महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों पर खास तौर पर है, लेकिन गोवा में आज होने वाली पीएम की रैली को भी बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी आज बीजेपी उम्मीदवार के लिए गोवा के वास्को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। वास्को दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। बीजेपी ने उद्योगपति पल्लवी डेम्पो को दक्षिण गोवा से और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को उत्तरी गोवा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। साउथ गोवा में कांग्रेस का कब्जा है। फ्रांसिस्को सर्दिना साउथ गोवा से सांसद हैं। इस बार बीजेपी इस सीट पर वापस कब्जा जमाना चाहती है। गोवा में 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी ने शुक्रवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है। पीएम लगातार यूपी में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। कल देर शाम पीएम मोदी ने बरेली में रोड शो किया। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर 34 मिनट में करीब 1.2 किलोमीटर रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली से बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान नजर आया। रोड शो के दौरान वो लगातार जनता का अभिवादन कर रहे थे। कभी हाथ हिलाकर तो कभी दोनों हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों ने भी फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो डमरू चौराहे से सील चौराहे तक चला। पीएम मोदी के 1.2 किलोमीटर के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों ने अब की बार 400 पार और जय श्री राम के नारे लगाए। मकान की छत से महिलाएं, बच्चे और लोग फोटो खींचते नजर आए। रोड शो के दौरान अर्धसैनिक बल के जवान को ऊंची बिल्डिंग में तैनात किया गया था। 24 घंटे में प्रधानमंत्री दूसरी बार बरेली पहुंचे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने आगरा, बरेली के आंवला और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया था। आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा होने वाला है। राजकोट, भरूच और गोधरा में जनसभाएं करेंगे। वडोदरा में शाम को रोड शो करेंगे गृह मंत्री शाह। 7 मई को गुजरात की सभी सीटों पर होगा मतदान। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार अभियान के तहत अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राजकोट जिले की पोरबंदर लोकसभा सीट के लिए गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के समर्थन में प्रचार करेंगे। दूसरी सभा दोपहर करीब 1:30 बजे भरूच लोकसभा सीट के लिए खंडोली गांव में होगी। तीसरी जनसभा पंचमहल लोकसभा सीट के लिए गोधरा के SRP ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगी। इसके बाद गृह मंत्री वडोदरा में रावपुरा के रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से मार्केट क्रॉस रोड तक रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वोटिंग का पहले फेज जैसा ही हाल नजर आया। दूसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ। आप रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 61% मतदान हुआ। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80.32% वोटिंग हुई। वहीं मणिपुर में 76.46% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 71.84%, असम में 70.68%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, कर्नाटक 64.40%, केरल 65.10%, राजस्थान 60.56%, मध्य प्रदेश 55.45%, यूपी में 54.83%, बिहार में 54.17% और महाराष्ट्र में 53.71% वोटिंग दर्ज की गई। कई राज्यों में वोटिंग पर तेज गर्मी का असर देखा गया, जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। साल 2019 की तुलना में इस बार दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कम देखा गया।
साल 2019 में 67% वोटिंग हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि एनडीए को मिल रहा भारी समर्थन विपक्ष के लिए निराशा पैदा करने वाला है। उधर बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी दावा किया है कि अभी तक के मतदान से जो रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी की जीत के संकेत हैं। मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। पीएम मोदी ने प्रॉपर्टी टैक्स और ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में एक बार फिर से आगाह किया है। विरासत टैक्स पर पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर पहुंचे पीएम ने लोगों के कांग्रेस के प्रॉपर्टी सर्वे वाली बात से लोगों को आगाह किया। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने एक जनसभा में लोटा दिखाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी का एक नया नामकरण भी किया। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू कर्नाटक का 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। और बड़ी खबर, आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अमेठी और रायबरेली को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की आज होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज सीईसी की बैठक में रायबरेली, अमेठी समेत कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। कांग्रेस अब तक देश भर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं ये भी माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया है। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर नेहरू गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो ये उनका पहला चुनाव होगा। हालांकि रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवारी को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में मीडिया ने जब राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि ये फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसे वो मानेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, जहां 20 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी और इन सब के बीच रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से कहा कि लोग चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि देश की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं।
पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वाड्रा ने कहा कि 2 चरणों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया है और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, ये जानकारी परिवार वालों ने दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल सिंह इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद है। पिछले साल अप्रैल में मोगा जिले के रोडे गांव में उसे गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल की मां ने बताया कि उनका बेटा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। खडूर साहब तो जिहड़ी आजाद चोण वा वो लड़नगे, जिहड़ा नशियां दा इन्ना चल रहा वा, दलदल च नौजवानी नशियां दी दलदल च फसी आ, उन्हां नूं बाहर कढिया जा सके। इससे पहले अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमृतपाल खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ेगा। तब परिवार ने उनके दावों का खंडन किया था। TV9 से बोले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, चुनाव में बीजेपी 200 पार भी नहीं करेगी। फेज 2 चुनाव के बाद बीजेपी हिल गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जालंधर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी से TV9 संवाददाता हरपिंदर तोरा ने खास बात की। सबसे पहला सवाल यही है, आप जलंधर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए, आपकी डिमांड थी जहां से चुनाव लड़ना, जो आपको पार्टी ने जहां पे भेजा है? ऐसा है, लोगों की डिमांड थी कि मैं यहाँ से लड़ूं और पार्टी ने लोगों की पल्स को समझा है और जो लोग चाहते थे, जो वोटर चाहता था यहाँ का, उसके अनुसार मुझे टिकट दिए। मान कह रहे हैं कि 13-0 होगा इस बार, इतिहास रचा जाएगा कि आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीतेगी और दूसरी पार्टी को खाता भी नहीं खुलेगा। 13-0 ही होगा, लेकिन 0 आम आदमी पार्टी की होगी। ये सबको क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं लेकर जाएगी? मैं लोगों में घूमता हूँ सारा दिन, लोगों की पल्स मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं, जो करने वाले हैं, वो लोग दिखा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं और वही होगा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी। जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जो 2 फेज हुए हैं उसमें बीजेपी बिल्कुल हिल गई है। जो सबसे अच्छी सीटें थी इन्होंने चुनाव करा लिया है, इनके लिए जो अच्छी थी, लेकिन आने वाले बहुत टफ हैं और इसमें भी इनको लग रहा है कि बहुत बुरी हालत होगी। मुझे लगता है 200 भी पार नहीं करेगी। कि कांग्रेस जब अगर सत्ता में आती है तो संपत्ति किसी एक खास समुदाय को दे देगी, इसके बारे में आप क्या सोचते? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना मिलेगा। ये नहीं होगा कि कुछ उनके अपने आदमी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सरकार के, सारा कुछ उनको चला जाए। लोगों का पैसा लोगों में जाएगा। छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त किया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। हर राज्य में रैली कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 10 साल के अंदर समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त, मगर छत्तीसगढ़ में बच गए क्योंकि यहां भूपेश कक्का की पंजाब सरकार इसलिए बच गई। गृह मंत्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सिर्फ 4 महीनों में 90 नक्सलियों को समाप्त किया। हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 ही महीने में करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम भार दिया। यूपी के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं उनको भारत माता की जय बोलने में संकोच करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हो। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है। वोटिंग के बीच संदेश खाली में सीबीआई ने छापेमारी की है। रेड में शाहजहां शेख के करीबी अबू तालिब के घर से देसी विदेशी हथियार और विस्फोटक मिले। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को देश के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे थे। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी वोटिंग हो रही थी, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई अलग अलग जगहों पर देर रात तक छापेमारी कर रही थी। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी अबू तालिब के घर पर सीबीआई की टीम हथियार और विस्फोटक ढूंढ रही थी। सीबीआई को खबर मिली थी कि अबू तालिब के घर में विस्फोटक और हथियार रखे हुए हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम वहां पहुंची, जहां विस्फोटक और हथियार छिपाए गए थे। सीबीआई ने छापेमारी की तो भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले। उसके बाद एनएसजी कमांडो मोर्चा संभालते हुए रोबोट स्निफर डॉग के सहारे अबू तालिब के घर की तलाशी ली। सीबीआई ने अबू तालिब के ठिकानों पर रेड की। इस दौरान 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर बरामद की। इसके अलावा 348 कारतूस और कई देशी बम बरामद किए हैं। सीबीआई को शक है कि अबू तालिब के घर से जो हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपा कर रखे गए थे और ईडी का शिकंजा कसने के बीच ये हथियार शाहजहां के घर से अबू तालिब के घर पर शिफ्ट किए गए। अब सवाल है कि चुनाव के वक्त इतनी भारी मात्रा में हथियार छुपाने का क्या मकसद था। इन हथियारों का इस्तेमाल देश विरोधी साजिशों में करने वाला था। सीबीआई जांच का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। संदेशखाली में हथियार मिलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बंगाल पुलिस पर आरोप लगा रही है, वहीं टीएमसी इसको साजिश बता रही है। चुनाव के बीच संदेशखाली में सीबीआई छापेमारी के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। शुभेंदु ने कहा कि ये हथियार पुलिस ने डाले हैं। बीजेपी को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये टीएमसी को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहां पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। अगर किसी कॉन्स्पिरेसी में वहां पर कोई रखा है वो आर्म्स, वो तो पुलिस को देखना चाहिए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा न देकर राष्ट्रीय हित के ऊपर अपने निजी हित को रखा। ये रिपोर्ट देखिए। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें न उपलब्ध करा पाने के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा, हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर मत करिए जिस पर हम नहीं जाना चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नाबालिग लड़कों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। आरोप यह है कि बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला का मर्डर कर दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग ने अपने साथियों के साथ मिलकर खूनी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोलियों से भून दिया। खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसने मेरी भतीजी के बारे में पूछा था, उस लड़के का और मेरी भतीजी का बातचीत थी, फ्रेंडशिप थी। पढ़ते थे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा।
तो उसने यहाँ आके पहले भी मतलब उसने धमकियाँ तो पहले भी दी थी, तो यहाँ आके उसने वो अपना काम कर ही दिया। फ़ोन मेरी भाभी दूसरी भाभी फ़ोन करने ही वाली थी भाई को, तो उनसे फ़ोन भी ले लिया कि फ़ोन रख, और बस गोली मारी और वो निकल गए। इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया उसका, उसमें ये कहा गया है कि हम माँ को घर के अंदर मारेंगे और बाप को चौराहे पे मारेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मेहताब है और मृतक महिला की बेटी से उसका अफेयर था। विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीर कैद हो गई है। आरोपी अपने साथियों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट। और मेरी मर्जी की थाने में खड़ी इस लड़की ने एक मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का आरोप लगाया है। मेरे साथ जो हुआ है कि एक मुसलमान का लड़का मुझे धमकी देकर लेकर गया था, मुझे इतने सालों से गुमराह कर रहा था, शादी की भी बोलता रहता था पर उसने की नहीं, और मुझसे बोलता था कि है ना तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर धर्म परिवर्तन की बोल रहा है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुझे मारता है, पीटता है और मुझे ना जबरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया मारपीट कर और मुझसे बोलता है कि है ना तू पूजा नहीं करेगी, तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहा। पीड़िता का कहना है कि 2 बच्चों का पिता आरोपी साबिर खान ने पहले उसे प्यार में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण किया। इसके साथ मारपीट भी करता था, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया करता था। ये आज महिला थाने पर उपस्थित हुई थी, लगभग 27 साल उम्र महिला की। ये इनका ये कहना है कि ये एक आरोपी है जो लगभग 3 साल से महिला के साथ गलत काम कर रहा है, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी कर रहा है। तो उस संबंध में मामला पंजीबद्ध कर दिया गया। इनकी वहाँ जान पहचान हुई, ये रामाजी मथुरा में किराए के मकान से रह रही थी, तो वहाँ आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया और साथ ही कई बार उसको धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़िता की फरियाद पर पुलिस ने आरोपी समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेप, धर्मांतरण और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग करेंगे इस प्रकार के निर्दय को, इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के व्यक्ति का भी मकान तोड़ा जाए, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।